तो रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग अपन पढ़ रहे थे, तो हमने क्या देखा था उसमें कि जो मोस्टली यानी अधिकतर जो अल्फा कण थे वो कैसे निकल जाते हैं, सीधे निकल जाते हैं। कुछ न्यून कोण पर प्रक्षेपित होते हैं। प्रक्षेपित होने का मतलब क्या हुआ, क्योंकि देखो हमारा जो अल्फा कण है, अल्फा हमारा जो पार्टिकल है वो कैसा है, पॉजिटिव है। हीलियम का नाभिक है 2He4, तो ये धनावेशित नाभिक है। अल्फा कण कैसा होता है, पॉजिटिव, ठीक है। बीटा दो तरह के होते हैं, पढ़ेंगे अपन, एक होता है बीटा प्लस और एक क्या होता है, बीटा माइनस। तो बीटा माइनस इलेक्ट्रॉन ही होता है। बीटा माइनस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। अल्फा तो होता है पॉजिटिव, बीटा माइनस होता है इलेक्ट्रॉन। बीटा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इसे, ये नाभिकीय इलेक्ट्रॉन होता है एक, ये वो वाला इलेक्ट्रॉन नहीं जो चक्कर लगा रहा है, ये बीटा इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इसको। तो ये नाभिक में है इलेक्ट्रॉन बीटा माइनस, और बीटा प्लस क्या होता है, पॉजिट्रॉन। एक होता है गामा, गामा उदासीन होता है। गामा कैसा होता है, उदासीन। ये उदासीन किरणें हैं, आवेश रहित होती हैं। तो तीन तरह के हमें पार्टिकल मिलते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। किससे, रेडियो एक्टिविता से। रेडियो एक्टिविता जो अभिक्रिया होती है, नाभिकीय अभिक्रिया होती है वो, तो अल्फा पॉजिटिव होता है, बीटा दो तरह के होते हैं, बीटा प्लस और बीटा माइनस। बीटा माइनस इलेक्ट्रॉन है, नाभिक वाला इलेक्ट्रॉन है, इसे बोलते हैं पॉजिट्रॉन, ठीक है। तो बस इसका ये +1 A0 है और ये क्या है, -1 A0। और गामा कैसा होता है, उदासीन। तो अल्फा पॉजिटिव है, और आप नाभिक जो स्वर्ण नाभिक हमने लिया है वो भी क्या है, पॉजिटिव वाला। स्वर्ण नाभिक भी कैसा है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, फोर्स लगता है। तो उसके कारण ही थोड़ा सा क्या हो जाता है, विक्षेपित होता है, दूर जा रहा है। ये पास किसके नाम है, क्योंकि हमारा जो अल्फा पार्टिकल है उसमें कुछ ना कुछ क्या है, एनर्जी है, कुछ ना कुछ क्या है उसमें, एनर्जी, गतिज ऊर्जा है। तो अभी इसके पास जा रहा है, तो जैसे इसके पास जाता है तो फोर्स, क्योंकि दूरी कम होगी तो फोर्स ज्यादा होगा ना। जो गुलाम वाला बल होता है F इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1/r²। तो दूरी कम होती है, जब इससे निकट पहुंचता है तो फोर्स महसूस करता है और इससे क्या चल जाता है, विक्षेपित हो जाता है। तो ये वाला चित्र बना लिखा विक्षेपण वाला, और एक लाइन आपने लिख ली थी, क्या लिखी थी, सीधे निकल जाते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। तब तो निकलेगा सीधा, ठोस होता तो टकरा था उससे। सीधे का मतलब क्या है, आर पार। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। दूसरा लिखो, देखो कुछ अल्फा कण, कुछ अल्फा कण न्यून कोण पर, कुछ अल्फा कण न्यून कोण पर प्रक्षेपित होते हैं। न्यून कोण <90। कुछ अल्फा कण न्यून कोण पर प्रक्षेपित होते हैं। प्रक्षेपित होना यानी जाना, न्यून कोण पर प्रक्षेपित होते हैं। अब इसलिए ये न्यून कोण पर जो प्रक्षेपण हुआ, इससे क्या पता लगा कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव है अंदर, अंदर क्या है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव, जिसके कारण इस पर फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। इस पर फोर्स लग रहा है और ये क्या हो रहा है, इस पर एक बल लग रहा है, दूर जा रहा है उससे। तो सारा का सारा पॉजिटिव बीच में है, ये कब पता लगा, जब वापस ही आ गया, जो हमारा अल्फा कण क्या गया था, वापस आ गया था, बिल्कुल प्रक्षेपित होते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकाला, इसे यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु में धनावेश उपस्थित है। इससे यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु में धनावेश उपस्थित है।
जिसके फलस्वरूप अल्फा कणों पर वैद्युत प्रतिकर्षण बल वैद्युत प्रतिकर्षण बल आरोपित होता है। वैद्युत प्रतिकर्षण बल आरोपित होता है और वे प्रकीर्णित होते हैं, मतलब अपनी दिशा से विचलित हो जाते हैं और वे प्रकीर्णित होते हैं। ठीक है, तीसरा लिखो। क्या लिख रहे हैं अपन? ये अभी परमाणु मॉडल नहीं है, ये रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग है। अरे वचन में परमाणु मॉडल नहीं है, परमाणु मॉडल ये लिख दो आप, ये अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग है। इसके आधार पर भी मॉडल दिया था उसने, तो अपन ये प्रेक्षण लिख रहे हैं प्रयोगों से जो हमें मिला। तीसरा लिखो। लगभग 8000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण 8000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण अधिक कोण पर प्रक्षेपित होता है। लगभग 8000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण अधिक कोण पर प्रक्षेपित होता है। ठीक है, और एक को लिखो। कितने पॉइंट हो गए? चौथा लिखो। लगभग 20,000 अल्फा कणों में से, ये तो अपन बमबारी करा रहे हैं अल्फा कणों की, मतलब बहुत सारे हमारे पास अल्फा कण हैं, उनको हमने पुंज कैसे बनाया था? रेखीय पुंज, लेड की प्लेटें लगाई थी ना। तो लगभग 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण, लगभग 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण अपने मार्ग पर, लगभग 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण अपने मार्ग पर वापस लौट आता है। जिससे यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का समस्त धनावेश इसके केंद्र पर केंद्रित है। परमाणु का समस्त धनावेश इसके केंद्र पर केंद्रित है। आगे बोल देंगे नाभिक वगैरह, मॉडल में बोलेंगे इसको। अब हेडिंग डालो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। और लिखो, दो चार एक पॉइंट और लिख लो। कितने पॉइंट हो गए इसमें? 4 हो गए। वैसे तो आपके नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत लिखवा देते हैं। 4 हो गए ना? देखो, अब जैसे मान लो हम इस तरह मान रहे हैं कि ये अल्फा कण गया और इस तरह क्या हो जाता है, ये प्रकीर्णित हो जाता है। तो ये क्या होता है? थीटा। ये एंगल क्या होता है? थीटा। इसको बोलते हैं प्रकीर्णन कोण। क्या बोलेंगे? प्रकीर्णन कोण, स्कैटरिंग एंगल। समझ रहे हो? ये जो अपनी इसकी पूर्व दिशा ये होनी चाहिए और ये प्रकीर्णन के द्वारा इस तरह चला गया, तो ये थीटा होता है। तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, थीटा कोण पर प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों की संख्या एन थीटा। ये बताया उसने, थीटा कोण पर प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों की संख्या। एन थीटा का एन का मतलब संख्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो थीटा कोण पर प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों की संख्या होती है एन थीटा। वो समानुपाती होता है 1/sin4 θ/2। किससे समानुपाती होता है? 1/sin4 θ/2। ये फॉर्मूला होता है एक तरीके से
ऐसे एन थीटा जो है वो समानुपाती होता है एन स्क्वायर के। किसके? एन स्क्वायर के। एन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ अल्फा कण पार्टिकल्स, अल्फा कणों की संख्या। मतलब जितने ज्यादा नंबर होंगे, जितने ज्यादा संख्या होगी, उतना ज्यादा क्या होगा? प्रेसिडेंट भी ज्यादा होगा। और एन थीटा जो है वो समानुपाती होता है 1/e के स्क्वायर, 1/e के स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि जो गतिज ऊर्जा है उसके वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मैंने लिख सकते हैं, तो 5वें पॉइंट में लिखो आप, यदि कैपिटल एन, यदि कैपिटल एन कुल अल्फा कणों की संख्या, यदि कैपिटल एन कुल अल्फा कणों की संख्या, कॉमा एन थीटा, कॉमा एन थीटा, ऐसे एन थीटा। तो एन थीटा क्या होगा? थीटा कोण पर एन तो क्या है? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यदि कैपिटल एन कुल अल्फा कणों की संख्या, कॉमा लगाओ, एन थीटा, थीटा कोण पर प्रकीर्णित होने वाले, एन ब्रैकेट में थीटा, थीटा कोण पर प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों की संख्या, यदि कैपिटल एन अल्फा कणों की संख्या, कुल अल्फा कणों की संख्या, कॉमा एन थीटा, थीटा कोण पर प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों की संख्या। आ रही बात समझ में? एन तो क्या है? टोटल पार्टिकल्स, ठीक है। और एन थीटा क्या है? एक विशेष अपन ले रहे हैं भाई, 0 डिग्री पे कितना हुआ, पाई पे कितना हुआ, पाई/2 पे कितना हुआ, ये थीटा कोण पे बता रहा है। कॉमा लगाओ, ई के अल्फा कणों की गतिज ऊर्जा, ई सफिक्स में के, ई के अल्फा कणों की गतिज ऊर्जा को व्यक्त करें, अल्फा कणों की गतिज ऊर्जा को व्यक्त करें तो ऐसे लिख लो, एन थीटा समानुपाती एन स्क्वायर, इक्वेशन 1, इसको लिख लो, एन थीटा समानुपाती एन स्क्वायर। दूसरा लिख लो, एन थीटा समानुपाती 1/e के स्क्वायर, नीचे लिखना आपको स्टेप बाय स्टेप, एन थीटा समानुपाती एन स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? जितने ज्यादा अल्फा कण होंगे उतना ज्यादा प्रकीर्णन होगा, कम अल्फा कण होंगे तो प्रकीर्णन भी कम होगा। एन थीटा समानुपाती 1/e के स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। और तीसरा लिख लो ऐसे ही, एन थीटा समानुपाती 1/sin4θ/2, इक्वेशन नंबर 3। एन थीटा समानुपाती 1/sin4θ/2, रिलेशन होता है, बस आपको याद रखना है। एन थीटा समानुपाती 1/sin4θ/2, ठीक है। एक और लिख लेते हैं, देखो, अगर मान लो जो एन है वो कुल अल्फा कणों की संख्या हो, और जो टी है, जो हमने स्वर्ण पत्र लिया था, उसकी मोटाई हो, टी क्या हो? स्वर्ण पत्र की मोटाई, जो मैंने सोने की पतली पन्नी ली है ना, उसकी मोटाई हो टी, तो n/t कांस्टेंट होता है हमेशा। n/t क्या होता है? कांस्टेंट। देखो छोटा पॉइंट, यदि कैपिटल एन कुल अल्फा कणों की संख्या, यदि कैपिटल एन कुल अल्फा कणों की संख्या, कॉमा स्मॉल टी स्वर्ण पत्र की मोटाई को व्यक्त करे, यदि कैपिटल एन कुल अल्फा कणों की संख्या, कॉमा स्मॉल टी स्वर्ण पत्र की मोटाई को व्यक्त करे तो स्वर्ण पत्र की मोटाई को व्यक्त करें तो, नीचे लिखो n/t इज इक्वल टू नियतांक, n/t इज इक्वल टू क्या? नियतांक। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं नीचे,
कि भाई N1/T1 बराबर N2/T2, यानी N1/N2 बराबर T1/T2, ऐसे भी लिख सकते हैं। N1/N2 is equal to T1/T2, ठीक है। तो कुछ ऑब्जर्वेशन थे, कुछ प्रेडिक्शन थे। अब डालो हेडिंग रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड ने अपना जो परमाणु मॉडल दिया था वो किस प्रयोग के परिणाम स्वरूप दिया था? अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से जो उसे प्रेक्षण मिले थे उसके आधार पर उसने कुछ अभिधारणाएं दी परमाणु के बारे में, ठीक है। परमाणु की संरचना के बारे में उसने कुछ बताया। तो पहली बात उसने क्या बताया कि परमाणु जो है, थॉमसन को ले लिया उसने शामिल, कि परमाणु जो है वो 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का एक खोखला गोला है। एक तरीके से 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का क्या है? खोखला गोला। यानी परमाणु का जो आकार है, साइज ऑफ जो एटम है वो एंगस्ट्रॉम कोटि का होता है, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर। तो परमाणु 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का यानी एंगस्ट्रॉम की कोटि का एक खोखला गोला होता है, ठीक है। क्योंकि सारे अल्फा कण ज्यादातर सीधे निकल गए थे तो खोखला गोला बता दिया उसने। दूसरा क्या बताया उसने? परमाणु में होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन। तो उसने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। कैसे चक्कर लगा रहे हैं? वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं, मतलब वो स्थिर नहीं है, वो चक्कर लगा रहे हैं। क्योंकि उससे बोला क्या कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन स्थिर होता तो इसमें गिर जाना चाहिए। उसने कहा भी स्थिर नहीं है, वो क्या कर रहा है? वो चक्कर लगा रहा है। लेकिन उसने बताया कि सभी कक्षाओं में क्या लगा रहा है? चक्कर लगा रहा है। फिर बोर ने थोड़ा संशोधन किया था इसमें, वो पढ़ेंगे अपन आगे। तो बता दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो स्थिर नहीं है अपनी कक्षा में, वो क्या कर रहा है? वो चक्कर लगा रहा है अलग अलग कौन सी कक्षाओं में? वृत्ताकार कक्षाओं में। और तीसरी बात, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कि परमाणु का समस्त धनावेश और समस्त द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को छोड़कर वो एक स्थान पर केंद्रित होता है, उसे क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं। तो वास्तव में जो रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग था वो किसकी खोज हुई थी? इससे नाभिक की खोज हुई थी। क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किस पे आधारित है? किसकी खोज पे आधारित था? तो किसकी खोज हुई थी? नाभिक की। यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन या कोई प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई, किसकी बात हुई? नाभिक की बात हुई। तो तीन बात लिखेंगे अपन इसमें। लिखो पहले, इसकी कुछ फेलियर है यानी किसको नहीं समझ पाया उसको देखेंगे। देखो पहला एक लाइन लिखो पहले आप। देखो रदरफोर्ड ने अर्नेस्ट रदरफोर्ड नाम था इसका पूरा, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। लिखो रदरफोर्ड ने अपने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने अपने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर अपने परमाणु मॉडल के लिए निम्न अभिधारणाएं दी। रदरफोर्ड ने अपने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर अपने परमाणु मॉडल के लिए निम्न अभिधारणाएं दी। लिखो पहला पॉइंट, निम्न अभिधारणाएं दी, ठीक है भाई। तो क्या क्या लिखेंगे?
कि 10 की पावर माइनस 10 मीटर त्रिज्या का खोखला गोला है, इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं है, क्या कर रहा है, गति कर रहा है, कौन सी कक्षाओं में, और परमाणु का समस्त धनावेश और लगभग समस्त द्रव्यमान कहां केंद्रित है, उसके दाएं। इसको लिखेंगे अपन, लिखो पहला पॉइंट, लिखो परमाणु 10 की पावर माइनस 10 मीटर, परमाणु 10 की पावर माइनस 10 मीटर त्रिज्या का 10 की पावर माइनस 10 मीटर त्रिज्या का एक खोखला गोला होता है। 10 की पावर माइनस 10 मीटर त्रिज्या का एक खोखला गोला होता है। और थॉमसन ने क्या बताया था कि धनावेशित ठोस गोला होता है, मतलब पूरा धनावेश और कहीं कहीं क्या फंसे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन फंसे हुए हैं। तो रदरफोर्ड ने बताया कि भी अधिकांश भाग तो कैसा होता है, खोखला होता है। 10 की पावर माइनस 10 मीटर त्रिज्या का खोखला गोला होता है, अर्थात परमाणु का आकार एंगस्ट्रॉम की कोटि का होता है। एंगस्ट्रॉम अर्थात परमाणु का आकार एंगस्ट्रॉम की कोटि का होता है। और नाभिक का आकार फर्मी कोटि का होता है। नाभिक का आकार किस कोटि का होता है, फर्मी कोटि का होता है। दूसरा पॉइंट लिखो, परमाणु का समस्त धनावेश, दूसरा पॉइंट लिखिए, परमाणु का समस्त धनावेश एवं लगभग समस्त द्रव्यमान, परमाणु का समस्त धनावेश एवं लगभग संपूर्ण या समस्त कुछ भी लिख सकते हो, एवं लगभग संपूर्ण द्रव्यमान, उसके बाद ब्रैकेट में लिखना संपूर्ण द्रव्यमान के बाद इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को छोड़कर, परमाणु का लगभग समस्त धनावेश एवं लगभग संपूर्ण द्रव्यमान, ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को छोड़कर, इसके मध्य भाग में समस्त धनावेश एवं संपूर्ण द्रव्यमान, ब्रैकेट बंद करके, इसके मध्य भाग में केंद्रित होता है, इसके मध्य भाग में केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं, होता है जिसे नाभिक कहते हैं, होता है कॉमा जिसे नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस जिसे नाभिक कहते हैं। तीसरा पॉइंट लिखो, परमाणु में नाभिक के चारों ओर, परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में गतिशील रहते हैं, वृत्ताकार कक्षाओं में गतिशील रहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी मॉडल की अवधारणा थी। लाइन चेंज करके लिखो, रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल से तापायनिक उत्सर्जन, पढ़ेंगे इसको अपन प्रकाश युद्ध प्रभाव वाले चैप्टर में। रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल से तापायनिक उत्सर्जन, प्रकाश वैद्युत प्रभाव आदि की सफलतापूर्ण व्याख्या की। तापायनिक उत्सर्जन, टेम्परेचर देने पर उत्सर्जन होना,
तब आयनिक उत्सर्जन प्रकाश विद्युत प्रभाव आदि की सफलतापूर्ण व्याख्या की। ठीक है, अब ये हो गया परमाणु मॉडल। अब इसमें आप सिंगल एरो लगा के लिखो, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की असफलताएं हैं। रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की असफलताएं, फेलियर्स। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की असफलताएं। परमाणु मॉडल की असफलताएं। अब देखिए, तो देखो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है वो परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा पाया। परमाणु के स्थायित्व को, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा पाया। कैसे? और जैसे मान लो उसने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? गति कर रहा है। और हमें यह भी पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग अलग कक्षाओं में गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षाओं में क्या कर रहा है? गति कर रहा है। अब गति करेगा तो उसकी त्रिज्या बदल रही है, कक्षा की क्या बदल रही है? त्रिज्या बदल रही है। तो ये हो गया हमारा त्वरित आवेश। कैसा आवेश हो गया? त्वरित आवेश। क्योंकि इसकी रेडियस बदल रही है तो इसका वेग बदलेगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग अलग कक्षाओं में गति कर रहा है, तो अलग अलग कक्षाओं में उसका वेग भी क्या होता है? अलग अलग होता है। इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है वो कक्षा पर भी निर्भर करता है कि पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग क्या है, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग क्या है, क्योंकि सबकी एनर्जी अलग अलग होती है। हर कक्षा की एनर्जी क्या होती है? अलग अलग होती है। एनर्जी है, इसका मतलब त्वरित आवेश है। वो कैसा आवेश है? त्वरित आवेश। अब जब तक मैक्सवेल ने बता चुका था, या हमने आवेश वाले में पढ़ा है कि अगर कोई त्वरित आवेश होगा तो उससे विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन होगा। अगर इलेक्ट्रॉन कक्षा में चारों ओर घूम रहा है, नाभिक के चारों घूम रहा है, तो अलग अलग आवृत्ति की कक्षाओं में घूम रहा है या अलग अलग ऊर्जाओं में घूम रहा है। हर कक्षा में उसका वेग क्या है? अलग अलग। तो जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूमेगा यानी इलेक्ट्रॉन एक हमारा ऋणावेशित कण है, यानी क्या कर रहा है? त्वरित होगा। क्या होगा? ये त्वरित होगा, एक्सीलरेट होगा। तो इस त्वरित इलेक्ट्रॉन से, त्वरित आवेश से कौन सी विकिरणों का उत्सर्जन होगा? विद्युत चुंबकीय तरंगों का क्या होगा? उत्सर्जन। ये मैक्सवेल ने बताया था कि कोई भी त्वरित आवेश है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो खोज की थी वो किसने की थी? मैक्सवेल ने। आ जाओ, तो मैक्सवेल ने बताया कि अगर त्वरित आवेश होगा तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का क्या होगा? उत्सर्जन होगा। अब भाई कोई कण कब तक तरंगों का उत्सर्जन करता रहेगा? इधर देख लो बोर्ड पे। अच्छा मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, घूम रहा है। अब जैसे मान लो अगर ये उत्सर्जन करेगा तो इसकी एनर्जी कम होगी, बढ़ेगी? अगर ये एनर्जी का उत्सर्जन कर रहा है, कोई आवेश आपके पास है, वो एनर्जी का उत्सर्जन कर रहा है, ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है, तो एक समय ऐसे भी आएगा कि उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। अगर अपन इसी हिसाब से चले कि भाई वो विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन कर रहा है, तो इस तरह वो घूमता 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 लास्ट में कहां गिर जाएगा? नाभिक में गिर जाएगा। और जब नाभिक ही में गिर गया, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, तो फिर परमाणु की क्या हो गया? खत्म हो गया। क्योंकि जब प्लस माइनस मिल जाता है तो क्या होता है? विस्फोट हो जाता है, इसे बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। तो ये मिल गया तो इसका मतलब परमाणु तो खत्म है, परमाणु की जो अस्तित्व है वही खत्म हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये इसको नहीं समझा भाई ऐसा क्यों? परमाणु का अस्तित्व क्यों है? परमाणु स्थायी क्यों है? परमाणु क्यों स्थायी है? उदासीन होते हुए भी स्थायी क्यों है? तो रदरफोर्ड जो है वो अपने परमाणु मॉडल से परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा पाया कि भाई ये स्थायित्व क्यों है। ये तो ऐसा ही हो गया ना कि इलेक्ट्रॉन घूमता 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 लास्ट में कहां गिर जाएगा? नाभिक में गिर जाएगा, क्योंकि उसकी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और जिसकी एनर्जी खत्म हो जाती है वो कहां? बिल्कुल साम्य अवस्था में आ जाता है। उसके पास कोई एनर्जी नहीं है, उसका कोई वेग नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है, तो नाभिक में गिर जाना चाहिए। गिरता नहीं है, गिर जाना चाहिए उसकी थ्योरी के हिसाब से। तो परमाणु कैसे स्थायित्व है उसको भी नहीं समझा पाया। दूसरी बात, देखा गया कि परमाणु के जो स्पेक्ट्रम होते हैं, क्या स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम का मतलब ये हुआ कि कोई भी मान लो इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आ रहा है, उच्च ऊर्जा वाली कक्षा से निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में आ रहा है, या निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में जा रहा है, तो दोनों ऊर्जाओं की अवस्था जो अंतर है, ऊर्जा अंतर है, उसके बराबर ऊर्जा का क्या करता है? वो उत्सर्जन या अवशोषण करता है।
ठीक है, उससे बनता है स्पेक्ट्रम। क्या बनता है? स्पेक्ट्रम बनता है। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है? एक समूह। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? समूह। अलग अलग जो चीजें होती है, चाहे रंग हो तो रंगों का स्पेक्ट्रम, ठीक है, अलग अलग आवृत्ति है तो तरंगों का स्पेक्ट्रम हो गया। तो यहां पर देखा कि भाई हर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी, क्योंकि उनका वेग क्या है? अलग अलग है। भाई आवृत्ति का मतलब क्या है? आवृत्ति का मतलब है 1/t, 1/आवर्तकाल। अब आवर्तकाल का मतलब क्या होता है? दूरी बटा चाल, तो 2πr/v। तो हर कक्षा में त्रिज्या अलग अलग है, v अलग अलग है, तो n भी क्या होगा? अलग अलग होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हर कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग अलग आवृत्ति से कंपन कर रहा है, अलग अलग आवृत्ति से वो दोलन कर रहा है, गति कर रहा है। तो हमें जो स्पेक्ट्रम है वो सतत मिलना चाहिए। कैसा मिलना चाहिए? सतत। लेकिन परमाणु के जो स्पेक्ट्रम है वो रेखीय मिलते हैं। कैसे मिलते हैं भाई? रेखीय। सतत का मतलब ऐसा होता है बिल्कुल भी कंटिन्यू चल रहा है। सतत का मतलब क्या है? कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब कि हर आवृत्ति के आपको संकेत मिल रहे हैं, कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन स्पेक्ट्रम ऐसे मिलता है रेखीय। जब अपन देखते हैं माइक्रोस्कोप से, जैसे अपन मान लो हाइड्रोजन, हमारे सिलेबस में हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में इस तरह स्पेक्ट्रम मिलता है। ये आपने पढ़ा भी होगा कि लाइमन श्रेणी पढ़ा है ना, बाबर, तो रेखाएं तो मिलती है, नहीं पढ़ा? कि जब मान लो सपोज करो ये n1 = 1 है, ठीक है, निम्न ऊर्जा स्तर, मूल ऊर्जा स्तर। अब इससे उच्च वाली जो ऊर्जाएं हैं, यानी n2 = 2 से कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 3 से आ रहा है, 4 से आ रहा है, अनंत से आ रहा है, तो n2 = 2, 3, 4 से अगर कोई पहली अवस्था में आता है तो इसका स्पेक्ट्रम बनता है। तो इसे बोलते हैं लाइमन श्रेणी। क्या बोलते हैं इसको? लाइमन श्रेणी। लाइमन एक वैज्ञानिक का नाम है, उसने इसकी खोज की थी। तो लाइमन श्रेणी पहले बाबर ने बताया था, बाबर श्रेणी आई थी पहले। तो ये स्पेक्ट्रम है, सतत नहीं है, ये रेखीय स्पेक्ट्रम है। कैसा? ये रेखीय, रेखाओं के रूप में मिल रहा है। लेकिन अगर उसके हिसाब से चले तो परमाणु का जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो कैसा मिलना चाहिए? सतत मिलना चाहिए। सतत का मतलब होता है कि कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति बदल रही है, कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन का वेग बदल रहा है, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी आपके चेंज हो रही है। लेकिन यहां पर एक फ्रीक्वेंसी की, फिर दूसरा मिल गया, तीसरा मिल गया। तो परमाणु का स्पेक्ट्रम रेखीय क्यों मिलता है, इसको भी ये नहीं समझा पाया। तो एक तो परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा पाया, और दूसरा परमाणु के जो रेखीय स्पेक्ट्रम होता है उसको नहीं समझा पाया। ठीक है, तो लिखिए इसमें पहला पॉइंट। देखिए, रदरफोर्ड अपने परमाणु मॉडल से, रदरफोर्ड अपने परमाणु मॉडल से परमाणु के स्थायित्व को, रदरफोर्ड अपने परमाणु मॉडल से परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा सका। परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा सका। रदरफोर्ड अपने परमाणु मॉडल से परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा सका। आगे लिखो। क्योंकि उसके अनुसार इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में गति करता है, सभी कक्षाओं में वृत्ताकार गति करता है। इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में कैसी गति कर रहा है? वृत्ताकार। और आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है कि वृत्ताकार पथ में गति करने के लिए एक त्वरण चाहिए, अभिकेंद्रीय त्वरण। क्या चाहिए भाई? अभिकेंद्रीय त्वरण चाहिए, यानी वो त्वरित होता है। अगर कोई कण वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है तो कैसा कण माना जाएगा उसको? त्वरित, यानी उसमें त्वरण होगा। क्यों होता है त्वरण? क्योंकि उसकी वेग की दिशा क्या होती है? बदलती रहती है। मान लो यहाँ पर है तो उसका वेग है, यहाँ पर ऐसे, यहाँ है तो उसका वेग ऐसे है, यहाँ है तो उसका वेग इस तरह बदल रहा है। तो वेग का मान तो वही रहता है,
ले वेग की दिशा में क्या होता है, परिवर्तन होता है। हर बिंदु पर वेग की दिशा अलग अलग है तो उसमें त्वरण आता है, क्योंकि वेग एक सदिश राशि होती है और सदिश में होता है परिमाण और दिशा। तो ये परिमाण तो कांस्टेंट है, v वेग से चल रहा है, लेकिन वेग की दिशा क्या हो रही है, बदल रही है। तो अगर वो वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है तो वो त्वरित होगा, और त्वरित होगा तो एनर्जी का भी क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। अगर कोई त्वरित आवेशित कण है तो वो विद्युत चुंबकीय विकिरण का क्या करता है, उत्सर्जन करेगा। और कब तक करेगा, जब तक उसमें ऊर्जा जीरो नहीं हो जाएगी, और जैसे ऊर्जा जीरो हुई तो कहां गिर जाएगा वो, नाभिक में। गति करता है, देखो मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार त्वरित आवेश, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार त्वरित आवेश विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार त्वरित आवेश विद्युत चुंबकीय तरंगों का, त्वरित आवेश विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करता है। अतः गतिशील इलेक्ट्रॉन भी उत्सर्जन करता है। अतः गतिशील इलेक्ट्रॉन भी ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, जिससे ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। गतिशील इलेक्ट्रॉन भी ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, जिससे उसकी ऊर्जा कम होगी, और वह सर्पिलाकार पथ, यानी कुंडली की तरह, और वह सर्पिलाकार पथ पर गति करते हुए अंत में नाभिक में गिर जाएगा। सर्पिलाकार पथ पर गति करते हुए अंत में नाभिक में गिर जाएगा। जिससे परमाणु का स्थायित्व नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप छोटा सा नीचे एक डायग्राम बना सकते हो कि ये मान लो हमारा नाभिक है पॉजिटिव, और कोई इलेक्ट्रॉन इस तरह गति कर रहा है, तो इस तरह पहले आप इस तरह बना, तो गति करते 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 लास्ट में कहां जाएगा वो, नाभिक में गिर जाएगा। बनाओ। ठीक है, एक ही लाइन है, मतलब अलग लाइन नहीं बनाने, इस तरह चलाना आपको। बना दिया।
दूसरा पॉइंट, लिखिए, बना लिया भाई? लिखो, रदरफोर्ड के अनुसार, दूसरा पॉइंट लिखिए, रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन, रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न कक्षाओं में, रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न कक्षाओं में भिन्न भिन्न आवृत्ति से, भिन्न भिन्न कक्षाओं में भिन्न भिन्न आवृत्ति से गति करते हैं, भिन्न भिन्न आवृत्ति से गति करते हैं। अतः परमाणु का स्पेक्ट्रम, अतः परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत यानी कंटिन्यूअस, लगातार, अतः परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत प्राप्त होना चाहिए। अतः परमाणु का स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रोमीटर आता है उससे देखते हैं स्पेक्ट्रम। अतः परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत प्राप्त होना चाहिए। सतत का मतलब क्या होता है? लगातार, लगातार चेंज हो रही है फ्रीक्वेंसी, सतत प्राप्त होना चाहिए। लेकिन परमाणु का स्पेक्ट्रम रेखीय प्राप्त होता है, लीनियर स्पेक्ट्रम। लेकिन परमाणु का स्पेक्ट्रम रेखीय, लेकिन परमाणु का स्पेक्ट्रम रेखीय प्राप्त होता है। अतः रदरफोर्ड परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। अतः रदरफोर्ड परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। ठीक है, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। अब रदरफोर्ड के बाद कौन आया? नील्स बोर। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, बोर का परमाणु मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल, नील्स बोर। तो सब पढ़ा हुआ है आपने, कोई भी चीज आपसे छुपी नहीं है। ये सब छोटी छोटी बातें आप पढ़ चुके हो पहले, एटम पूरा पढ़ चुके हो आप। बोर का परमाणु मॉडल, तो बोर बताओ क्या क्या कहता है? कौन सी अवधारणा दी बोर ने? बोर ने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सभी कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाता, वो कुछ स्थायी कक्षाओं में क्या करता है? चक्कर लगाता है। और चक्कर लगाने के लिए, अरे भाई पीछे, चक्कर लगाने के लिए जो उसे अभिकेंद्रीय बल चाहिए, कौन सा बल चाहिए? अभिकेंद्रीय बल, mv²/r। अगर कोई इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान m है, r त्रिज्या में वो घूम रहा है, v उसका वेग है, तो उस पर कितना अभिकेंद्रीय बल है? mv²/r। तो ये जो उसे अभिकेंद्रीय बल मिल रहा है वो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य है। किससे मिल रहा है? वैद्युत आकर्षण बल से। ये K(Q1Q2)/r², ये नाभिकीय बल नहीं, ये वैद्युत बल है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाता है, लेकिन उसे जो अभिकेंद्रीय बल मिलेगा, घूमने के लिए, किसी भी कण को घूमने के लिए, वृत्ताकार पथ में घूमने के लिए कौन से बल की आवश्यकता होती है? अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। अभी आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है। तो हर जो सिस्टम है, हर अरेंजमेंट में अलग अलग तरीके से सप्लाई होता है। जैसे मान लो ग्रह घूम रहे हैं सूर्य के चारों ओर, उन्हें भी अभिकेंद्रीय बल चाहिए, तो वहां गुरुत्वाकर्षण बल से मिल रहा है। किससे मिल रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल से मिल रहा है। किसी डोरी में आपने एक पत्थर बांध दिया छोटा सा, उसको घुमा रहे हो वृत्ताकार पथ में, तो डोरी में तनाव से उसे अभिकेंद्रीय बल मिल रहा है। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है नाभिक के चारों ओर, तो यहाँ वैद्युत आकर्षण बल से मिल रहा है। ठीक है, तो चाहिए तो अभिकेंद्रीय बल, लेकिन ऐसा नहीं है कि सप्लाई एक ही तरीके से होगी।
सप्लाई वाला कोई सा भी आ सकता है, सप्लायर अलग अलग होते हैं। तो यहां जो अभिकेंद्रीय बल मिलेगा इलेक्ट्रॉन को, वो किससे मिलता है? नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले आकर्षण बल से मिलता है। तो पहली अवधारणा उसकी ये थी। दूसरी अवधारणा, और देखो इसमें ये आपको मतलब पॉइंट्स के हिसाब से ध्यान रखना पड़ेगा कि पहला, दूसरा और तीसरा। बोर की प्रथम अभिधारणा ये है कि जो अभिकेंद्रीय बल है वो वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। दूसरी अवधारणा क्या है? अब जैसे रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सभी कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं, सभी कक्षाओं में क्या लगा रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं, और चक्कर लगाते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहे हैं। तो इसने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सभी कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाते, वो कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिस कक्षा में उस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, कोणीय संवेग क्या होता है? mvr, संवेग होता है mv, r क्रॉस p। कोणीय संवेग j वेक्टर या l वेक्टर क्या होता है? r क्रॉस p, p मतलब mv, तो mvr हो गया। ये क्या हो गया? mvr। होता तो rp sin थीटा है, r क्रॉस p का मतलब rp sin थीटा, लेकिन थीटा तो 90 रहेगा हमेशा क्योंकि वृत्ताकार पथ में चल रहा है ना। तो वेग और r के मध्य एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा, तो मतलब मैक्सिमम। तो ये थीटा 90 sin 91 हो गया, तो क्या मिलता अपन को? mvr। तो बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाते, वो उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे जिन कक्षाओं में उसका जो कोणीय संवेग है वो h/2π का क्या हो? पूर्ण गुणज हो, h/2π का पूर्ण गुणज हो। तो इसकी दूसरी अभिधारणा होती है कि mvr is equal to nh/2π, mvr is equal to nh/2π। लेकिन यहाँ n का मान शुरू होता है 1 से, n का मान कहां से शुरू होता है? 1 से। पूर्ण गुणज है, पूर्ण तो 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ जो n है वो मुख्य क्वांटम संख्या को शो करता है, तो n यहाँ 0 नहीं होता, किससे शो करते हैं? 1 से। क्योंकि अगर मान लो n 0 हो गया, n 0 हो गया तो r 0 हो जाएगा, n अगर 0 हो गया तो r क्या हो गया? 0। तो मतलब कक्षा ही नहीं बची, क्योंकि अगर वो चक्कर लगा रहा है तो कुछ ना कुछ कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो कक्षा की कुछ ना कुछ क्या होनी चाहिए? त्रिज्या भी तो होनी चाहिए, उसका कुछ वेग भी होना चाहिए। तो यहाँ n को हम किससे शुरू करते हैं? 1 से। n को बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्याएं। क्या बोलते हैं इनको? मुख्य क्वांटम संख्याएं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। पढ़ा ना मुख्य क्वांटम, चुंबकीय क्वांटम, द्विकर्षी क्वांटम, ये सब पढ़ा हुआ है आपने। तो n का मान शुरू करना है किससे? 1 से। n 0 नहीं होता है पर, तो n 1 से लेकर स्टार्ट कर सकते हैं। तो mvr इज इक्वल टू क्या होगा भाई? nh/2π। h क्या होता है? प्लांक नियतांक, प्लांक कांस्टेंट। h की वैल्यू क्या होती है बताओ? जूल सेकंड। h होता है प्लांक नियतांक, ठीक है। कई बार क्या होता है, देखो इसको ऐसे भी लिख देते हैं NH क्रॉस, NH क्रॉस। ये H क्रॉस का मतलब होता है h/2π। H क्रॉस का मतलब क्या होता है? h/2π। कई बार आपको NH/2π ना मिलकर H क्रॉस बोलते हैं इसको, ऐसे कटा हुआ सा मिलेगा आपको, तो NH क्रॉस। तो H क्रॉस का मतलब क्या होता है? h/2π, ठीक है। तो 1.054 इसकी वैल्यू होती है 1.054 into 10⁻³ जूल सेकंड। कोई 2 पाई, पाई का मतलब 3.14, तो लगभग 6 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आप भाग दोगे तो मिल जाएगा आपको 1.054। आगे बात समझ में? H क्रॉस का मतलब क्या होता है? h/2π। अब तीसरी जो असली अवधारणा है, मतलब बोर्ड के मॉडल में जो हमने अवधारणा लिखी है वो तो कैसे लिख लो, वहां पहला दूसरा कुछ नहीं है, लेकिन यहां फिक्स है कि बोर की प्रथम अभिधारणा, फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोर, सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोर, पहली अभिधारणा, दूसरी अभिधारणा, ठीक है ना। मैं बोलूंगा दूसरी अभिधारणा से तो क्या इक्वेशन बोलोगे आप? किस तरह mvr इज इक्वल टू nh/2π। पहली अभिधारणा से तो mv²/r इज इक्वल टू kz²/r², kze² हो गया ना। परिमाण लेंगे तो पॉजिटिव मान लेंगे, इसको भी परिमाण लेंगे चलेंगे जब, तो kz²/r²। तीसरी उसने क्या बात बताई कि भाई इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाएगा स्थायी कक्षा में तो कोई ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं कर रहा है। अगर किसी स्थायी कक्षा में वो चक्कर लगा रहा है तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा, तो चक्कर लगाता रहेगा, क्योंकि ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, ना उसकी ऊर्जा कम होगी, ना वो गिरेगा।
ना परमाणु का अस्थायित्व वाली कोई बात आई। उसने बताया कि ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण तभी होगा जब वो संक्रमण कर रहा है, ट्रांजिशन कर रहा है, वो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जा रहा है, तभी ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करेगा। खुद कक्षा में घूमते हुए वो कोई ऊर्जा का एमिशन या रेडिएशन नहीं करेगा। अरे बात में पहली कक्षा में घूम रहा है तो घूमता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और दूसरी कक्षा में जा रहा है तो ज्यादा ऊर्जा चाहिए तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। मान लो दूसरी से पहली में आ रहा है तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा। तो उसने बताया कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है, किसी दूसरी कक्षा में जाता है, तो ही वो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करता है। अब ये आपको बताइए कि अगर निम्न ऊर्जा स्तर से उसे हाई में जाना है तो एनर्जी लेगा कि देगा? एनर्जी लेनी पड़ेगी उसे लो से हाई में जाना है तो एनर्जी लेनी पड़ेगी उसे। और अगर मानो उसे उच्च ऊर्जा स्तर से कहां जाना है, निम्न ऊर्जा स्तर में जा रहा है, तो उसे क्या हो रहा, एनर्जी वो क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। अब लेकिन उसे ये भी बताया कि भाई ये जो एनर्जी का उत्सर्जन है, मतलब इसने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को जोड़ दिया इसमें, ठीक है। जितने भी मतलब एक्सपेरिमेंट हो चुके होते हैं उन्हीं के आधार पर बनता है कोई दूसरा, तो बेसिक तो वही रहता है। तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को उसने अपनी अवधारणा में जोड़ा कि भाई जो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होगा, इसे मान लो ये हमारा पहला ऊर्जा स्तर है और इसकी ऊर्जा कितनी है, E1। अभी जो कक्षाएं होती हैं इन्हीं को बोलते हैं ऊर्जा स्तर, क्योंकि हर कक्षा की ऊर्जा क्या होती है, अलग अलग। तो जो अलग अलग होते हैं वही तो लेवल होता है, स्तर, ऊर्जा स्तर। हर कक्षा की ऊर्जा क्या होती है, अलग अलग होती है। पहली कक्षा की ऊर्जा E1 हो गई, और ये सपोज करो कोई दूसरा ऊर्जा स्तर है, इसकी एनर्जी कितनी है, E2। तो ये क्लियर सी बात है कि E2 इज ग्रेटर देन E1। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, कहने का मतलब ये हुआ कि पहले ऊर्जा स्तर में रहने के लिए उसे कितनी ऊर्जा चाहिए, E1 चाहिए, फिक्स है भाई, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं। दूसरे ऊर्जा स्तर में रहने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए, E2 चाहिए। तो कहने का मतलब अगर E2 से E1 में आ रहा है तो उसके बाद एक्स्ट्रा कितनी एनर्जी है, E2 माइनस E1, E2 माइनस E1। तो इस ऊर्जा अंतर के बराबर वो ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा, E2 माइनस E1, क्योंकि पहले में रहने के लिए केवल E1 एनर्जी चाहिए, जितनी ज्यादा है वो क्या कर देगा, उसका उत्सर्जन कर देगा। तो ये विकिरण का उत्सर्जन ये फोटोन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, ये फोटॉन्स होते हैं। तो E2 माइनस E1 किसके बराबर होता है, h nu। ये होता है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, कि ऐसा नहीं होता कि उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा कोई सा भी मान ले सकती है, कि किसी भी ऊर्जा का अवशोषण हो गया, किसी भी ऊर्जा का उत्सर्जन हो गया, यानी ऊर्जा भी क्वांटित होती है। ऊर्जा का क्वांटम सिद्धांत, ऊर्जा का जो विनिमय होता है वो एक पैकेट के रूप में होता है। ऐसा आवेश का होता है Q बराबर Ne। ऐसा नहीं होता कि किसी भी वस्तु पर कोई सा भी आवेश आ जाए, हमेशा किसी भी वस्तु पर, प्रत्येक वस्तु पर जो आवेश आएगा वो हमेशा किस रूप का मिलेगा, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस Ne रूप का मिलेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कोई सा भी आवेश आ गया, जैसे मैंने आपसे कहा कि क्या किसी वस्तु पर 3.1 गुणा 10 की घात -19 कूलम आवेश आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, क्योंकि जब आप करोगे Q बराबर Ne से तो N एक पूर्ण संख्या मिलनी चाहिए, N क्या मिलनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या। तो जब आप इसमें आप 3.1 में 1.6 का भाग दोगे तो पूर्ण संख्या आपको नहीं मिलेगी। 16 दूनी 32 होते हैं, ये तो कट जाएगा -19 से -19। तो इसी तरह प्लांक ने बताया कि भाई जो एनर्जी है वो भी क्वांटित होती है, ऊर्जा का भी क्या होता है, क्वांटम। यानी ऐसा नहीं होता कि कोई सी भी ऊर्जा का मान हो सकता है, ऊर्जा भी एक विशेष पैकेट के रूप में मिलती है, तो इसे बोलते हैं h nu। ये फोटोन की आवृत्ति होती है, न्यू का मतलब क्या होता है, फोटोन की आवृत्ति। तो ये जो ऊर्जा है फोटोनों के रूप में चलेगी। ऊर्जा किसके रूप में चलती है, फोटॉन्स के रूप में, फोटोन। h प्लांक के नियतांक है और न्यू क्या होता है, फोटोन की आवृत्ति। तो तीन अवधारणा है इसकी। पहली अवधारणा का इक्वेशन क्या होगा, mv² r = kz²/r²। कि मतलब घूमने के लिए जो अभी केंद्रीय बल मिलेगा वो किससे मिलेगा, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले वैद्युताकर्षण बल से। नाभिकीय बल नाभिक में लगता है केवल, नाभिकीय बल केवल किसमें लगता है, नाभिक में लग रहा है, ये वैद्युताकर्षण बल है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो, यानी mvr = nh/2π। दूसरा इक्वेशन।
तीसरा क्या है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन है वो उच्च से निम्न में, निम्न से उच्च में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है इस रूप में E2 - E1 बराबर H। तो लिखिए इसे। बोर का परमाणु मॉडल लिखिए। देखो बोर ने अपने परमाणु मॉडल को, बोर ने, नील्स बोर नाम है इसका, बोर ने अपने परमाणु मॉडल को समझाने के लिए, अपने परमाणु मॉडल को समझाने के लिए निम्न अभिधारणाएं दी। बोर ने अपने परमाणु मॉडल को समझाने के लिए निम्न अभिधारणाएं दी। पहला पॉइंट ऐसे लिखो, प्रथम, पहला पॉइंट डाल के प्रथम अभिधारणा। तो पहली है, दूसरी दूसरी है, तीसरी तीसरी। तो फर्स्ट नंबर लिखेंगे आप प्रथम अभिधारणा, फर्स्ट पोस्टुलेट। प्रथम अभिधारणा। तो क्या है बताओ पहली अभिधारणा कि घूमने के लिए क्या चाहिए भाई? अभिकेंद्रीय बल चाहिए। वो कहां से मिलेगा उसे? नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले वैद्युत आकर्षण बल से मिलता है। यानी कूलॉम बल हो गया वो। कौन सा बल हो गया? कूलॉम बल। देखिए देखो बोर के अनुसार, बोर के अनुसार नाभिक के चारों ओर बोर के अनुसार नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन को, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन को वृत्ताकार पथ में, इलेक्ट्रॉन को वृत्ताकार पथ में घूमने के लिए, वृत्ताकार पथ में घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल ब्रैकेट में कितना होता है भाई? mv²/r। आवश्यक अभिकेंद्रीय बल ब्रैकेट में mv²/r कॉमन लगाओ। लिख लिया भाई यहां तक? अभिकेंद्रीय बल ब्रैकेट में क्या लिख लिया? mv²/r कॉमा नाभिक में इलेक्ट्रॉन के मध्य, नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले, नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले वैद्युत आकर्षण बल, नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले वैद्युत आकर्षण बल ब्रैकेट में लिखो F = K Q1 Q2/r²। वैद्युत आकर्षण बल F = K Q1 Q2/r² से प्राप्त होता है। ये ब्रैकेट में लिखना है। F = K Q1 Q2/r² से प्राप्त होता है। ठीक है, नीचे लिखो अर्थ FC, C का मतलब प्रकाश, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल। FC = FE, अभिकेंद्र को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल। C for cat, यहां C for क्या है भाई? सेंट्रीपिटल। अर्थात FC = FE। ठीक है भाई, समझ गए? तो ये हमारा कौन सा बल है? अभिकेंद्रीय बल है, जिसको कौन देता है? वैद्युत बल। देख लो एक बार, अपन परिमाण लेके चल रहे हैं। क्या लेके चल रहे हैं? परिमाण। तो FC का मतलब फॉर्मूला हमें पता है, mv²/r = FE का मतलब हो गया K, मानो सपोज करो Q1 Q2/r²। कि नाभिक जो है वो r त्रिज्या की कक्षा में घूम रहा है, r त्रिज्या के पथ में घूम रहा है। तो दो चार्ज हमारे पास हैं, Q1 तो नाभिक है, ZE
और Q2 खुद इलेक्ट्रॉन है। तो क्या लिख सकते हैं बताओ, परिमाण लेके चल रहे हैं तो mv² r इज इक्वल टू k की वैल्यू भी रख सकते हैं, अब k ही रहने दो, k Q1 का मतलब ZE और Q2 का मतलब E अपॉन r²। तो यहां मैं लिख दूं आपके स्वास्थ्य के लिए, इस Q1 इज इक्वल टू है ZE, किसका आवेश है, नाभिक का आवेश। Z क्या है, Z क्या है, Z इलेक्ट्रॉन, Z फॉर ज़ेब्रा, परमाणु क्रमांक है Z यहाँ। और Q2 क्या है भाई, E इलेक्ट्रॉन का आवेश। परिमाण लेके चल रहे हैं भाई, कितना माइनस क्यों नहीं लिया, क्या लेके चल रहे हैं, परिमाण। माइनस केवल किसको शो करेगा, आकर्षण को बताएगा, क्योंकि बल की प्रकृति दो तरह की होती है, आकर्षण और प्रतिकर्षण। अगर बल का चिन्ह पॉजिटिव आया है तो प्रतिकर्षण को शो करेगा, और बल का चिन्ह नेगेटिव आया तो वो आकर्षण को बताता है। ठीक है, नेचर और फोर्स दो तरह के नेचर होते हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण। तो कहने का मतलब Q1 इज इक्वल टू Z नाभिक का आवेश और Q2 E इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाण ले रहे हैं, क्योंकि हमने सदिश नहीं लिया। तो हमारे पास जो बनता है फॉर्मूला, ये इक्वेशन जो बनता है, जो आपको याद रखना है, क्या होगा बताओ, mv² r इज इक्वल टू k E into E स्क्वायर, तो k Z² अपॉन r²। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां जो k की वैल्यू है, जहां k कितना है भाई, 1/4πε0। k क्या होता है, 1/4πε0। कई बार आपको केमिस्ट्री में पढ़ते हो केवल Z² r², mv² r इज इक्वल टू केवल क्या होता है, Z² r²। केमिस्ट्री में आपको 1 किलोग्राम साइनाइड नहीं चाहिए, 1 किलोग्राम यूरेनियम नहीं चाहिए। तो अपन को विस्फोट थोड़ा करना है, पर किसमें ग्राम में लेते हैं, 1 ग्राम, 1 ml H2SO4 दे दो, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, वो जला देता है पूरा, 1 ml। ठीक है ना, 2 ग्राम साइनाइड, जहर होता है वो साइनाइड। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि ml ग्राम में जो बोल रहा हूं कि केमिस्ट्री में जो आप करते हो, C फॉर केमिस्ट्री, C फॉर CGS, तो CGS में कैलकुलेशन की होती है ज्यादातर, तो k की वैल्यू CGS में क्या होती है, 1। ठीक है, अपन MKS में करेंगे तो हम k को लेके चलेंगे, आपको जो वहां k देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब पढ़ चुके हो पहले ही। तो k वहां क्या होता है, 1। CGS में k बराबर क्या होता है, 1। तो आपको ऐसा देखने को लिखने को मिलेगा कि mv² r इज इक्वल टू Z² r²। वहां k नहीं लिया, अपन k लेके चलेंगे, तो k हमारा क्या है, 1/4πε0, और इसकी वैल्यू भी क्या होती है, 9 गुणा 10 की घात 9। माइनस थोड़ा होता है, मात्रा क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर गुणा लिख लो इसको। देखिए आवाज दे पीछे, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहां भी लिख सकते हो आप, FC तो अभी केंद्रीय बल है, FE वैद्युत बल है। हो गया,
ठीक है भाई? तो क्या हो गया हमारे पास? अब ध्यान रखना, जल्दबाजी में अति उत्साहित होकर आप आर स्क्वायर मत कर देना। यहाँ पर कैम भी इसका आर स्क्वायर करके सही आया था, नंबर ही नहीं आया। तो केवल क्या लिखना है? आर होता है अभिकेंद्रीय बल में। अभिकेंद्रीय बल में क्या होता है? आर। तो एम बी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो सेकंड नंबर, द्वितीय अभिधारणा। आवाज नहीं, पीछे आवाज नहीं। द्वितीय अभिधारणा, सेकंड पोस्टुलेट, बोर की दूसरी अभिधारणा। दूसरी अभिधारणा, ठीक है भाई? ध्यान रखना, आप ऐसा नहीं तीन है कोई से भी लिख देना, पहली दूसरी। पहला पहला ही है, दूसरा दूसरा ही है, तो ध्यान रखेंगे आप। द्वितीय अभिधारणा, तो क्या कहा दूसरी अभिधारणा में? कि भाई इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाता, वो कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है और उसे नाम दिया गया स्थायी कक्षाएं। क्या नाम दिया गया? स्थायी कक्षाएं। तो उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है एमबीआर जो है वो किसके बराबर होता है? h अपॉन 2 पाई के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। एमबीआर इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। या पर ऐसा बोल दे कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिसका कोणीय संवेग h अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। देखो बोर के अनुसार, बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल, बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं स्थायी कक्षाओं में, बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाता है उन्हीं स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिसमें उसका कोणीय संवेग, जिसमें उसका कोणीय संवेग ब्रैकेट में एमबीआर, जिसमें उसका कोणीय संवेग ब्रैकेट में एमबीआर को लगाओ h अपॉन 2 पाई का, जिसमें उसका कोणीय संवेग ब्रैकेट में लिखना है mvr ब्रैकेट बंद कॉमा h अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज हो, h अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज हो, जिसमें उसका कोणीय संवेग ब्रैकेट में mvr कॉमा लगा के h अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज हो। नीचे लिखो अर्थात mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, MVR is equal to NH upon 2 pi। फिर में लगाओ इसमें इक्वेशन नंबर 2, MVR is equal to NH upon 2 pi। नीचे लिखो जहां N is equal to 1 2 3, ये पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, के एल एम बोलते हैं ना इस तरह की कक्षा, एन कक्षा, एन कक्षा। जहां N is equal to 1 2 3 डॉट डॉट लगा के मुख्य क्वांटम संख्या है, मुख्य क्वांटम संख्या है। जब n इज इक्वल टू 1 2 3 मुख्य क्वांटम संख्या है। नीचे लिखो h बराबर प्लांक नियतांक, h प्लांक नियतांक, उसकी वैल्यू क्या होती है? 10 की घात माइनस 34 जूल सेकेंड। नीचे लिखना फिर, चूंकि दूसरे रूप में भी आपको मिल सकता है H क्रॉस, क्या बोलते हैं इसको? H क्रॉस। मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में कैसे बोलना है, H क्रॉस। ठीक है, चूंकि H क्रॉस जो होता है वो बराबर होता है h अपॉन 2 पाई के, और इसकी वैल्यू होती है 1.054 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड।
1.054। ठीक है, 2 पाई का भाग दोगे आप तो आपको 1.054 मिल जाता है। भाग दीजिए, देख लेना आप। तो हम क्या लिख सकते हैं समीकरण 2 से? आपने समीकरण 2 से तो MVR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? NH क्रॉस। ये भी मिल जाता है देखने को। MVR इज इक्वल टू NH क्रॉस। क्लियर भाई? यह है दूसरी अभिधारणा। H क्रॉस की वैल्यू होती है। हो गया? लिखो थर्ड नंबर। तृतीय अभिधारणा, तीसरी अभिधारणा, थर्ड पोस्टुलेट। तृतीय अभिधारणा क्या है बताओ? प्लांक का क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। कि अगर मान लो हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन है, वो उच्च ऊर्जा स्तर से किस में आ रहा है? निम्न में आ रहा है, तो ऊर्जा का क्या करता है? वो उत्सर्जन करता है। किसके रूप में? फोटोनों के रूप में। किस रूप में करता है? ये फोटोन से। क्या होता है भाई? ये फोटोन। फोटोन एक उदासीन कण है। फोटोन कैसा कण है? उदासीन। फोटोन का जो विराम द्रव्यमान होता है वो भी 0 होता है। रेस्ट मास, विराम द्रव्यमान क्या होता है इसका? 0। ठीक है, यानी अपन गामा विकिरण भी बोल सकते हैं इनको। फोटोन को अपन और क्या बोल सकते हैं? गामा विकिरण। पढ़ेंगे अपन इस अल्फा बीटा गामा को। तो ये जो एनर्जी होगी कितनी होगी? E2 माइनस E1। तो बोर ये कहता है कि जो एनर्जी है उसका भी क्वांटीकरण हो रहा है कि E2 माइनस E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? H न्यू। E2 माइनस E1 इज इक्वल टू H न्यू। और न्यू क्या हो जाएगी? फोटोन की आवृत्ति। देखो देखो बोर के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन किसी एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है। बोर के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन किसी एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन, संक्रमण करता है, संक्रमण का मतलब जाना, संक्रमण करता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण, तो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण फोटोनों के रूप में होता है। तो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण फोटोनों के रूप में होता है। फोटोनों के रूप में होता है तथा उत्सर्जित या अवशोषित होने वाली ऊर्जा का मान दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर होता है।
दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर होता है। नीचे लिख लो E2 - E1 इज इक्वल टू h न्यू। इक्वेशन नंबर 3 साइड में छोटा सा डायग्राम बना लो। किस तरह कोई फोटोन का उत्सर्जन होगा जब हाई से लो में आता है। E2 - E1 इज इक्वल टू h न्यू। या नीचे लिखोगे आप जहां न्यू क्या होता है भाई, आवृत्ति है फोटोनों की, जहां न्यू फोटोन की आवृत्ति। न्यू C/λ, पढ़ाई तो आपने। न्यू बराबर क्या होता है, C/λ। तो E2 - E1 इज इक्वल टू h न्यू। h वही है हमारे पास, प्लांक नियतांक। तो यह है इसकी तीसरी अवधारणा। E2 - E1 इज इक्वल टू h न्यू। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो बोर्ड का जब परमाणु मॉडल आएगा तो आपसे पूछेगा कि भाई पहली या दूसरी या nवीं कक्षा की त्रिज्या बताओ, या वेग बताओ इलेक्ट्रॉन का, एनर्जी बताओ, फ्रीक्वेंसी बताओ। पहले हम त्रिज्या निकालेंगे, तो आप लगाओ सिंगल एरो, लिखो nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या। कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसकी त्रिज्या के लिए फॉर्मूला क्या है, nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या। nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या। तो जब n के लिए निकाल लेंगे तो किसी भी कक्षा को हम निकाल सकते हैं। n का मान कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 से स्टार्ट हो रहा है। तो nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या। अब आप देख रहे हैं, देखो पहला और दूसरा समीकरण देखो, आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बिल्कुल आप देख सकते हैं। पहला इक्वेशन क्या है बोलो, mv²/r इज इक्वल टू kz²/r²। और वहां है mvr इज इक्वल टू nh/2π। तो यहां से अपन निकाल सकते हैं r की वैल्यू। तो कल करेंगे इसको आप।